Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। मुझे अच्छे से याद है जब अग्नि 5 के बारे में पूरी दुनिया को जब पता चला था तो पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ गई थी। अब जब अग्नि 6 की बात हो रही है तो चाहे यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, सबकी हालत खराब हो रही है। आप सबको पता होना चाहिए कि अग्नि 6 के बारे में पिछले 10-15 साल से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से अग्नि 6 जो है उसका परीक्षण नहीं कर पा रहा था, अग्नि 6 को जो है डेवलप नहीं कर पा रहा था, अग्नि 6 को पूरी तरीके से लॉन्च नहीं कर पा रहा था। लेकिन डीआरडीओ के चीफ ने जो है अब ये खुलासा कर दिया है, अब ये जाहिर कर दिया है कि अग्नि 6 के बारे में अब हमें बहुत जल्द जो है सच्ची, अच्छी और खुश करने वाली खबर मिलेगी। डीआरडीओ के चीफ ने बोल दिया है कि भारत सरकार के परमिशन यानी कि भारत सरकार की रजामंदी का हमें इंतजार है और जैसे ही रजामंदी मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगा, डीआरडीओ जो है अग्नि 6 को जो है पूरी तरीके से लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि डीआरडीओ की तरफ से बनाया जाने वाला जो ये अग्नि 6 मिसाइल है, इसका रेंज लगभग 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर है। इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, आईसीबीएम। और जब ये भारत के पास पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो ध्यान रखना दोस्तों, पूरी दुनिया में एक तरीके से डर पैदा हो जाएगा। दोस्तों आपको बताते जाऊं कि पिछले 10-15 सालों में अमेरिका हो या फिर बाकी सारे जो यूरोपीय देश है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारत के पास ये अग्नि 6 मिसाइल ना हो, लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने, भारत के डीआरडीओ ने और भारत की सरकार ने अंदर ही अंदर खुफिया तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दिया था और बहुत जल्द जो है अब इस पर जो है सच्ची अच्छी खबर देखने को आपको मिलेगी। आपको पूरी जानकारी देता हूं अग्नि 6 के बारे में। अग्नि मिसाइल को लेकर आई ऐसी खबर, बढ़ जाएगी पाकिस्तान के दिल की धड़कन, भारत की तैयारी से थर थर कांपेगा पड़ोसी। देखो दोस्तों, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 6 जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमारे पास बहुत सारे मिसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं जिससे पाकिस्तान की हम नींदें उड़ा सकते हैं, पाकिस्तान की बखिया उधेड़ सकते हैं। आईसीबीएम अग्नि 6 जो है उसको हमने इसीलिए बनाया है ताकि चाइना से लेकर बाकी जो दूर में जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, जो दूर देश में हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, जो दूर देश के दुश्मन हैं, उनको जो है हम बता सके कि भाई तुम भी हमारे रेंज में हो। क्योंकि 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर का अगर रेंज है अग्नि 6 का, तो आप समझ जाइए कि पृथ्वी के एक कोने से लेकर आप दूसरे कोने तक जो है आसानी से अटैक कर सकते हैं इस मिसाइल का प्रयोग करके। डीआरडीओ रेडी फॉर अग्नि 6 अवेट्स सेंटर नोड। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर का बस परमिशन चाहिए, केंद्र सरकार की बस परमिशन चाहिए। पूरी तरीके से डीआरडीओ तैयार है, डीआरडीओ के चीफ तैयार है और भारत की तैयारी में पाकिस्तान में खलबली ये तो मचने वाली है, ये तो कुछ समय बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान को हराने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए और पाकिस्तान को पीटने के लिए हमें अग्नि 6 मिसाइल का प्रयोग करने की कभी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे धुरंधर हथियार हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं तो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है उनकी बखिया उधेड़ सकते हैं। मिसाइल कार्यक्रम को लेकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान के दिल की धड़कन बढ़नी तय है। ये जो है पूरी न्यूज है किसका, अग्नि 6 का। ठीक है, इंडिया इज रेडी विद इट्स मोस्ट पावरफुल मिसाइल। अग्नि 5 जो है हमारा पावरफुल मिसाइल है, लेकिन अग्नि 6 जैसे ही आएगा, सच में बता रहा हूं दोस्तों, भारत के लिए गर्वान्वित करने वाला ये क्षण होगा, क्योंकि भारत का जो एक मिसाइल मैन ने जो सपना देखा था भारत को लेकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था भारत को लेकर, वो सपना जो है साकार हो जाएगा अग्नि 6 के लॉन्च होते ही। ठीक है, हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम में भी रफ्तार चल रही है, हाइपरसोनिक रफ्तार मिसाइल्स भी डीआरडीओ जो है बना रहा है और उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, डीआरडीओ के चीफ ने कह दिया है। दोस्तों आपको पता हो कि हम बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारे हथियार, बहुत सारे वेपन्स जो है बहुत सारे देशों से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो चाइना, रशिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, और ये भी एक देश है इटली, यहां से हमने बहुत सारे हथियार खरीद रखा है। इटली के मिनिस्टर आए हुए थे भारत में, भारत के भी मिनिस्टर थे, इन दोनों के बीच में वार्ता हुई और वार्ता क्या हुई, वार्ता ये हुई है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने सख्त शब्दों में, कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि इटली किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फिडेंशियल, कोई भी सीक्रेट जो है कोड शेयर नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। यानी किसी भी तरह का जो डिफेंस रिलेटेड जो चीजें हैं उसको शेयर नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के साथ, ये कहना है भारत के रक्षा मंत्री का। किससे? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इटली से। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे इंडिया वांट्स इटली नो डिफेंस टेक फॉर पाकिस्तान। किसी तरह का जो है पैक्ट, किसी तरह का समझौता, किसी तरह की शेयरिंग, कॉन्फिडेंशियल चीजों की शेयरिंग, जो बहुत ही एक तरीके से गुप्त चीजें होती हैं, उसको शेयर नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के साथ, ये भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है। और भारत के रक्षा मंत्री तो आजकल जो है बहुत ज्यादा बयान भी दे रहे हैं। कल इन्होंने जो पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने जो है बहुत एकदम कड़े शब्दों में, सख्त शब्दों में और सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हुए पाकिस्तान का नाम भी लिया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में आतंकवाद का सरगना के रूप में जाना जाता है। ये जो है रक्षा मंत्री ने कल जो है पूरी क्लैरिटी के साथ कही थी। इंडिया वांट्स इटली नो डिफेंस टेक फॉर पाकिस्तान। राजनाथ सिंह सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू इटली, अर्जेस नो डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद पाकिस्तान, फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, स्टेटमेंट हाईलाइट्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक स्टैंस।
दोस्तों अगर किसी भी तरह का इंटेल अगर शेयर किया जाएगा इटली की तरफ से तो भारत की सुरक्षा में इसमें चूक मानी जाएगी। इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री ने ये सिंपल सा और क्लियर सा जो है एक मैसेज दे रखा है इटली को। और आपको पता ही है कि इटली का और भारत का रिश्ता जो है काफी अच्छा है। इटली के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जॉर्जिया मेलोनी और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के रिश्ते के बारे में हम सबको पता है। मेलोडी के नाम से जाने जाते हैं इन दोनों को पूरी दुनिया में जो है चर्चा होती है मेलोडी के नाम से। तो ये सारी चीजें हैं इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको आप देख लीजिएगा। अगले खबर पे चलते हैं और अगला खबर है चाबहार पोर्ट से लेकर। दोस्तों ये है चाबहार पोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि अगर भारत को अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाना है, भारत को जितने भी स्थान देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जितने स्थान वाले देश हैं, उनके साथ अगर किसी तरह का रिलेशन बनाना है, ट्रेड रिलेशन बनाना है, तो उसको जाना पड़ेगा पाकिस्तान से होकर। लेकिन चूंकि पाकिस्तान हमें किसी तरह का जो है एक्सेस नहीं देता है अपने लैंड का, हम पाकिस्तान से होकर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भारत ने कोशिश की कि भाई हम जो है चाबहार पोर्ट को जो है डेवलप करें। चाबहार पोर्ट पे जो है हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है कौन? भारत और ईरान मिलकर जो है एक तरीके से डेवलप करते हैं चाबहार पोर्ट को। भारत की यह रणनीति रहती है कि यहाँ पे हमारा कांडला जो है पोर्ट है, यहाँ से जो है ट्रेड होगा हमारा चाबहार पोर्ट पर और यहाँ से आसानी से जो है हम पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान, यानी कि काबुल पहुंच सकते हैं और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका को यह पता चल गई कि भारत जो है आने वाले समय में विश्व गुरु बन सकता है, डेवलप बन सकता है, तो भारत को रोकने की साजिश जो है वो करना शुरू कर देता है। भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जाती है और कहा जाता है कि अगर आप ईरान के साथ किसी तरह का जो है व्यापार करेंगे, किसी तरह का आप ट्रेड करेंगे, ईरान का आप किसी तरीके से साथ देंगे, किसी भी तरीके से साथ देंगे, तो आपके ऊपर 25% की टैरिफ लगाई जाएगी। कितना? 25% की टैरिफ लगाई जाएगी। दोस्तों ये 25% की टैरिफ तब लगाने की बात की जा रही थी जब हमारे पास पहले से ही 50% की टैरिफ लगी हुई थी। हालांकि भारत ने डिप्लोमेटिक टॉक्स किए और डिप्लोमेटिक टॉक्स करने के बाद 26 अप्रैल 2026 तक हमारे पास परमिशन था कि हम जो है चाबहार पोर्ट पर काम कर सकते हैं। लेकिन 26 अप्रैल को वो डेडलाइन खत्म हो गया। 26 अप्रैल को जैसे ही वो डेडलाइन खत्म हुआ तो भारत की सरकार ने फिर से बातचीत करना शुरू किया, चाहे वो ईरान से बातचीत करना हो या फिर वाशिंगटन से बातचीत करना हो, लेकिन किसी भी तरह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। अंततः भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि ईरान के ही एक कंपनी को, एक निजी कंपनी को जो है वो चाबहार पोर्ट का एक्सेस दे देंगे और उसके बाद जब सारे हालात सामान्य हो जाएंगे, जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा, तो चाबहार पोर्ट का एक्सेस दोबारा से भारत सरकार ले लेगी। इससे जो 25% का जो ये टैरिफ लगाने की जो धमकी थी, इससे भारत की सरकार बच चुकी है, हम बच चुके हैं। आप देखो एक बार और बता दूं आपको, ये जो चाबहार पोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है कि इसे डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का, फिर बाईपास कर सकते हैं पाकिस्तान को, और तीसरा काउंटर चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, आप सबको पता होगा, BRO के बारे में आपको पता होगा, जो कि चाइना का एक इनिशिएटिव है। इसको जो है एक सरपास करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो है हमने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया था। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक लाइफलाइन फॉर इंडिया, बहुत ही रणनीतिक और दूसरा जो है इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर से भी अगर देखें तो ये लाइफलाइन ऑफ इंडिया है। कौन? चाबहार पोर्ट। बहुत ही इसका जो है आर्थिक रूप से देखी जाए तो इसका महत्व काफी ज्यादा है, महत्व काफी ज्यादा है। तो कांग्रेस ने ये ट्वीट किया कि अ वीक पीएम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मोदी सरेंडर्स अगेन। मोदी सरेंडर्स अगेन का मतलब क्या हुआ? इनका ये कहना है, कांग्रेस का और जितने भी लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, उनका ये कहना है कि आप जो है आपने नतमस्तक हो गए हैं अमेरिका के सामने, आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब यहां पे ये है कि चाबहार पोर्ट को जो है, जहां पे आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जहां पे आपको पूरा एक्सेस होना चाहिए, आपने उसको एक निजी कंपनी को दे दिया, आपने उसको सरेंडर कर दिया। जहां पे आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, उसका बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हैं। जो भारत का एक इकोनॉमिक लाइफलाइन होना चाहिए था, उसको आप किसी और को सौंप रहे हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। लेकिन विपक्ष को यह समझना चाहिए कि जिस तरह के हालात हैं, वैश्विक स्तर पर जिस तरह के अभी हालात हैं, कंडीशन सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से जो है भारत की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो भारत के पक्ष में है। जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे, चाबहार पोर्ट भारत के जो है हाथ में आ जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। फिर आप देखिए, अमेरिकी बैंड के बीच ईरान के चाबहार पर भारत की नई चाल, हिस्सेदारी ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू। तो हिस्सेदारी ट्रांसफर करने की जो ये तैयारी है, ये कुछ समय के लिए टेम्पररी जो है सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। भारत फिलहाल ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी एक स्थानीय ईरानी कंपनी को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारत के लिए इस पोर्ट से जुड़ी अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट की समय सीमा जल्द समाप्त होने वाली है। और ये समाप्त कब होने वाली थी? 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आज हम लोग 1 मई के डेट पे खड़े हैं। और इसीलिए जो है भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि एक निजी कंपनी को, ईरान के एक निजी कंपनी को इसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी को इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन से हटाकर एक स्थानीय ईरानी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह व्यवस्था कुछ समय के लिए होगी। यह सबसे जो है महत्वपूर्ण बात है कि यह व्यवस्था कुछ समय के लिए होगी। अगर प्रतिबंध लगे रहे तो पोर्ट का काम ईरानी कंपनी संभालेगी। इसके बाद हालात ठीक होने पर फिर से इसका कंट्रोल भारत को मिल सकता है। तो जैसे ही हालात जो है सामान्य होंगे, इस पर पूरी तरीके से भारत का कंट्रोल हो जाएगा और
देखो ये भारत और ईरान के बीच में ना ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप किया गया था थ्रू चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट को हमने डेवलप किया, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला था। लेकिन जिस तरह के अभी हालात हैं, जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उसमें चाबहार पोर्ट पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना भारत के पक्ष में नहीं है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है। खबर क्या है कि दाऊद इब्राहिम का एक बहुत ही खास दोस्त था, एक तरीके से बहुत ही खास व्यक्ति था, बहुत ही क्लोज था, उसको भारत की सरकार ने पकड़ लिया है। लेकिन भारत की सरकार ने पकड़ा कैसा है, ये जो है बहुत रोचक कहानी है, इसको आप समझ लीजिए। इंडिया जस्ट पुल्ड ऑफ अ साइलेंट स्ट्राइक अक्रॉस बॉर्डर क्लोज एड ऑफ दाऊद इब्राहिम। सलीम डोला, इसका क्या नाम है, सलीम डोला नाम है, हैज बीन एक्सट्रैडिटेड टू इंडिया इन अ हाई लेवल ज्वाइंट ऑपरेशन विद तुर्किश इंटेलिजेंस। एक्चुअली ये क्या था, ये जो सलीम डोला है ये सबसे बड़ा नार्कोटिक्स यानी कि ये जो है ड्रग्स का बिजनेस करता था, नार्को कार्टेल चलाता था, ड्रग्स का ये बिजनेस करता था, और भारत में इसके बहुत ज्यादा ऑपरेशंस देखने को मिलते थे। भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा साजिश भी ये करता था सलीम डोला। लेकिन ये भारत में नहीं रहता था, ये रहता था टर्की में रहता था, और टर्की में रहकर जो है ये पूरी तरीके से साजिशों को अंजाम देता था। तो भारत की सरकार ने और टर्की की जो सरकार ने, इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन चला और इसको जो है एक्स्ट्रेडिटेट करके जो है भारत में लाया गया। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे नार्कोटिक्स जो है ब्यूरो है, एनसीबी जो है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके जो है हत्थे ये चढ़ चुका है। अब इस पे जो है पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है। पिक्ड अप इन इस्तांबुल, कहां से पकड़ा गया है, इसको इस्तांबुल से पकड़कर भारत में लाया गया है। फ्लोन बैक एज अ स्पेशल एयरक्राफ्ट, नाउ अंडर इंटेंस इंटरोगेशन। अब इसके ऊपर जो है इंटेंस इंटरोगेशन की जा रही है एनसीबी की तरफ से, और इसके जितने भी गुर्गे भारत में हैं उनकी जानकारी निकाली जाएगी। और धीरे धीरे जैसे ही जानकारी निकाली जाएगी तो भारत में रहकर जो जिन लोगों ने भारत में ड्रग्स से लेकर जितने भी ये चीजें हैं इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाकर वहां की सरकारों को बहुत ज्यादा चुनौती देने की कोशिश कर, आपने मणिपुर में देखा, आपने पंजाब में भी देख रखा है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की भारत सरकार ने पूरी तरीके से ठान रखी है, इसीलिए अब एनसीबी जो है वो इंटेंस इंटरोगेशन कर रहा है। दोस्तों एक और खबर है, 800 मिलियन वीकली ऑयल बिल, व्हाट्स पुशिंग बैंकरप्ट पाकिस्तान टू सीक ईरान यूएस पीस डील। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो लोन पे लोन ले रहा है, और लोन पे लोन लेकर जो है अपने जो भी खर्चे हैं उसको चला पा रहा है। लेकिन बीच में खबर आई कि भाई ये जो है पूरी दुनिया का मसीहा बन गया है। क्यों? क्योंकि ये मेडिएशन कर रहा है। लेकिन मेडिएशन करने के बाद भी इसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास खाने को लेकर के कुछ नहीं है। दूसरी बात अगर बताऊं आपको तो पेट्रोल डीजल की तो मारामारी ऐसी है कि वहां पे पूरी तरीके से लॉकडाउन लग रखा है, और लॉकडाउन अभी हटा भी नहीं है, लॉकडाउन लंबे समय से चला आ रहा है और अभी भी लग रखा है। कल जो है इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम भारत की तरह नहीं है, भारत की सरकार तो कैसे नहीं, पता नहीं कैसे अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर पा रही है। हम तो बहुत छोटे देश हैं, हमारे पास तो जनसंख्या भी कम है, फिर भी हम अपने लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का, जो कि हमें बताता है कि भाई ये लोग भारत के ही पीछे लग रहे हैं। देखो दोस्तों, भारत काफी आगे है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान अगर बेंचमार्क सेट करता है भारत को, यानी कि भारत को पीछा करने की, वो काफी अच्छी बात है। अगर हम बेंचमार्क सेट करें पाकिस्तान की तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए बेंचमार्क को होना चाहिए जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि अमेरिका है। हमें अमेरिका को पीछे करना है, हमें पाकिस्तान को कभी पीछे नहीं करना, पाकिस्तान को भारत को पीछे करना है। भारत का एकमात्र लक्ष्य है कि अमेरिका को पीछे करके विश्व गुरु बनना है। अल-कायदा टारगेट्स पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप वांस अगेंस्ट अफगानिस्तान पॉलिसी। जिस तरह की पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर अपनाई है पाकिस्तान ने, उसको लेकर जो है अलकायदा नाखुश है। और अलकायदा आपको पता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अलकायदा है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। आपको पता होगा कि अलकायदा से जैसे मोहम्मद से लेकर लश्कर-ए-तैयबा, ये दो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन माने जाते हैं। लेकिन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस जो है, ये दो आतंकवादी संगठन है जो पूरी तरीके से अब नाराज हो चुके हैं पाकिस्तान से। क्यों नाराज है? क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ अपनाई है पाकिस्तान ने, बहुत सारे मासूम बच्चे, बहुत सारे मासूम लोग और सिविलियंस पर जिस तरीके से अटैक करके इन लोगों ने मारा है, इससे जो है अलकायदा नाखुश है। और उसने जो है क्या किया है, लीडरशिप को वार्निंग दे दिया है अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर। द स्टेटमेंट वांट पाकिस्तान टू स्टे अवे फ्रॉम अफगानिस्तान एंड एक्यूज इट्स लीडरशिप ऑफ अलाइनिंग विद द वेस्टर्न पावर्स। पाकिस्तान को बोला गया कि आप जो यूरोपीय देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनके साथ जो है आपका एलाइज है, और आप उनके साथ मिलकर जो है जिस तरीके का काम आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ऐसे काम आप ना करें, नहीं तो जो है आप हमारे रडार पे आ जाएंगे। किसके रडार पे? अल-कायदा के रडार पे। It also framed global geopolitics as part of a broader Zionist crusader system और recurring narrative in the group's ideology। तो ये पूरी खबर थी। और ये देखिए ना, यहाँ पे नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया, बोला है कि भाई इंडिया की तरह हमारे पास कोई जो है ऑयल नहीं है, हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है, ये कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मिनिस्टर एडमिट्स वल्नरेबिलिटी एज फ्यूल क्राइसिस डिपेंड्स रिजर्व्स। पाकिस्तान मिनिस्टर कॉन्ट्रास्ट कंट्रीज ऑयल स्टॉक विद इंडिया स्टेबिलिटी, बोला कि भाई भारत में तो स्टेबिलिटी है लेकिन हमारे पास जो है किसी तरह का ऑयल रिजर्व नहीं है। दोस्तों एक और खबर चल रही है कि ब्रिक्स से भारत बाहर हो चुका है, लेकिन चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए जो है इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। क्या सच में ब्रिक्स से भारत बाहर आ गया है?
और ये खबर कहां से चली आ रही है? ये खबर चल रही है पाकिस्तान से। बहुत सारे पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से ये खबर चलाई जा रही है कि पाकिस्तान, भारत जो है वो बाहर हो गया है और पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में शामिल हो गया है। तो इसमें कितनी सत्यता है ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सबका। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए ताकि जो है ऑथेंटिक और सच्ची जो रिलायबल खबरें हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। और दूसरी बात यह है कि कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।